हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद विनय त्रिपाठी सर में। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के 6 पार्ट कवर कर लिए हैं। आज हम लोग सेकेंड लास्ट पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एक और वीडियो है और इसके साथ हम लोग दिल्ली सल्तनत फिनिश कर लेंगे। इसके बाद स्टार्ट होगा हमारा मुगल वंश। आपको प्री इन्फॉर्मेशन इसीलिए दी जा रही है ताकि आप पहले से थोड़ा और पढ़ के फिर हमारे साथ पढ़ के अपनी इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा गेन कर सकें। तो अगर आपको ये सारी श्रृंखला अच्छी लग रही हो और इसके लिए मोर डिटेल्स के लिए जो भी आपको डिटेल्स चाहिए आगे किसी भी तरीके की, तो हम लोगों का नंबर आपके स्क्रीन पे नीचे स्क्रॉल हो रहा होगा। उस पर कैसी भी डिटेल के लिए आप उस पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपका आज का अपना सेशन। प्रीवियस क्वेश्चन के साथ क्या था हमारा प्रीवियस क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय गीत को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है। हमने आपके कमेंट्स देखे जिसमें आप लोगों ने राष्ट्रीय गान का आंसर दिया है विच इज 52 सेकेंड, जो कि क्या था 52 सेकेंड था। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है राष्ट्रीय गीत की, है ना, राष्ट्रीय गीत की। तो राष्ट्रीय गीत का जो समय है वो है 65 सेकेंड, 65 सेकेंड। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू कर रहे हैं हम लोग इस थॉट के साथ कि अगर हम लोग कुछ बड़ी चीज़ एक साथ नहीं कर सकते तो छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं और उसके साथ उसको ग्रुप अप करके बड़ा बना सकते हैं। तो इसके साथ शुरू करते हैं अपना सेशन पहले क्वेश्चन के साथ। किताब उल हिंद किस पुस्तक को कहा जाता है जिसमें सल्तनत कालीन उत्तर भारत की भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक अवस्था का पता चलता है। किस मतलब किताब उल हिंद के बारे में हमें बताना है कि ये पुस्तक किसकी थी, इसको किसने लिखा था और इसको किस और नाम से जाना जाता है। तो अगर बात की जाए किताब उल हिंद की, है ना, तो किताब उल हिंद को हम लोग तहकीके हिंद के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तहकीके हिंद। इसको अल बरूनी ने लिखा था। तो तहकीके हिंद किताब उल हिंद के नाम से भी जानी जाती है जिसको अल बरूनी ने लिखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसके पहले अलबरूनी से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन है। कहा जाता है अलबरूनी जो था वो भारत में रहकर संस्कृत को प्रेम पूर्वक पढ़ने वाला बहुत बड़ा मुस्लिम प्रवर्तक था, है ना। उसने दूसरे शास्त्रों को भी बहुत ही गहराई से पढ़ा था, इसलिए वो भारत में रुका था ताकि यहाँ के सारे ग्रंथों का अध्ययन वो बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं इसी के साथ। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 है, सुमेल मतलब रचना दी गई है और उसके रचनाकार दिए गए और हमें बताना है कौन सी रचना किसके द्वारा रचित है। तो चलिए देखते हैं। किताब उल हिंद, चचनामा, तारीख यामिनी या ताज उल मासिर। तो इसके रचनाकार सुमेलित करना है। किताब उल हिंद अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये किसकी थी, ये थी अल बरूनी की, है ना, जिसको क्या कहते हैं, इसके पीछे देखते हैं हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में, जिसको हम लोग और क्या कहते हैं, तहकीके हिंद, है ना। तक किसको कहते हैं, किताबुल हिंद को। अल बरूनी। चचनामा बात करते हैं, तारीख यामिनी और ताज उल मासिर। तो चचनामा जो लिखी थी वो लिखी थी अली कूफी ने। किसने लिखी थी? अली कूफी ने। चचनामा एक ऐसी किताब थी दोस्तों जिसमें अरबों द्वारा सिंध पर आक्रमण किए गए थे उसका विस्तृत विवरण हमें कहाँ मिलता है? चचनामा में मिलता है। ठीक है, तो सी का ए का हो गया हमारा 1, इसका हो गया ए। और तारीख यामिनी, तारीख यामिनी किसने लिखी थी? वो लिखी थी उतबी ने। और ताज उल मासिर किसके द्वारा लिखी गई थी? वो थी सदुद्दीन हसन निजामी के द्वारा। ठीक है, तो अगर ऑप्शन वाइज देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1 का सी, 2 का, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं विच इज, किसने लिखा हिंदुओं का यह विश्वास है कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं। मतलब कौन ये कहना चाह रहा है कि हिंदू ये मानते हैं कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं है, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं है, उनके विज्ञान विषय जैसा कोई विज्ञान विषय कहीं नहीं है। तो दोस्तों ये किसने बोला था? अमीर खुसरो ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, अल बरूनी ने, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन वाइज देखा जाए दोस्तों तो इसका तो करेक्ट आंसर है अल बरूनी, है ना, जिसने अपनी किताब कौन सी लिखी थी?
किताब उल हिंद, जो अभी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग और क्या कह रहे हैं, तहकीके हिंद नाम से भी इसने पुकारा था। इसी ने ये बात बोली थी कि हिंदुओं का ये विश्वास था कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं, और उनके विज्ञान के जैसा कोई विज्ञान नहीं, अल-बरूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, किस पुस्तक को 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण भी कहा जाता है? भारत का दर्पण से संबंधित कोई भी बात होगी, यानी कि यही कहना चाह रहे होंगे कि हमें भारत के विषय में बहुत सारी जानकारी जिस किताब से मिलती है। तो किस किताब को कहा जाता है? आशिका, तारीख अलाई, रहला या किताब उल हिंद? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है किताब उल हिंद, अल-बरूनी ने। अभी हम लोगों ने ये बात की थी कि अल-बरूनी ने यहाँ रहकर यहाँ के ग्रंथों को पढ़ा, यहाँ का विस्तृत अध्ययन किया, तो कहीं ना कहीं उसने अपनी ही किताब में भारत के बारे में काफी कुछ लिखा, जिसको हम लोग भारत का दर्पण भी कह सकते हैं। किसको? किताब उल हिंद को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस पुस्तक में ऐबक के समय की घटनाओं का वर्णन मिलता है? ऐबक के समय की, ठीक है। जैनुल अखबार, ताज उल मासिर, तबकात नासिरी या किताबुल यामिनी? तो दोस्तों बात की जाए अगर ऐबक के समय की, तो उस समय ताज उल मासिर नामक पुस्तक में ऐबक की घटनाओं का वर्णन मिलता है। किसमें? ताजुल मासिर, जो कि किसने लिखी थी? जो कि हसन निजामी ने लिखी थी, ठीक है, हसन निजामी ने। इसके द्वारा रचित ताज उल मासिर में ऐबक की घटनाओं के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 6 क्वेश्चन है हमारा, ताज उल मासिर का लेखक कौन था? ताज उल मासिर, हसन निजामी, आमिर खुसरो, अल-बरूनी या मिन्हाजुद्दीन सिराज? तो दोस्तों बात की जाए ताज उल मासिर की, तो अभी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं हसन निजामी। ये है, ये कुछ ऐसा दिखते थे हसन निजामी। हसन निजामी जिसको पूरा नाम है क्या उसका? सदरुद्दीन मुहम्मद हसन निजामी। ये कौन है? जिसने ताज उल मासिर नामक पुस्तक लिखी थी। सो क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। युद्ध के समय मुस्लिम सैनिकों का साहस व उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें मुस्लिम योद्धाओं की जो वीरता पूर्वक कहानी सुनाई जाती थी उन्हें कहा जाता था। देखिए दोस्तों, युद्ध का बहुत बड़ा समय होता है, जैसे हम लोग जब एग्जाम देने जा रहे होते हैं वो भी हमारे लिए युद्ध से कम नहीं होता है ना। तो उस समय हमें अपने मेंटोर और अपने टीचर के लिए की बहुत आवश्यकता होती है, जो हमें उत्साहपूर्ण बातें कह सके और हमें उत्साह जगा सके। तो वैसे पुराने समय में भी सारे सैनिकों को आवश्यकता होती थी, तो उसके लिए कौन सी कहानियां सुनाई जाती थी? ऑप्शन है हमारे पास, हरी कथा, गेसुदराज, मिराज उल आशिक इन या तज़किरा। तो दोस्तों बात की जाए अगर तज़किरा की, हमारा ऑप्शन बी इसका यही सही है, तज़किरा। दोस्तों कहा जाता है जो तज़किरा नामक पुस्तक थी उसमें वो एक संग्रह था बड़े बड़े रचनाकारों की कविताओं का, है ना, जिसमें बहुत सारी रचनाएं संग्रहित होती थी और उसको पढ़ा जाता था। तो इस रचनाओं के संग्रह को क्या कहा जाता था? तज़किरा, जिसमें बहुत सारी वीरतापूर्ण कहानियां लिखी हुई थी और उसी को पढ़ के सुनाया जाता था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तज़किरा के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? रजिया के पतन के बारे में, है ना। रजिया हम लोगों ने पढ़ा था, फिर से यहाँ पे दोहरा लेते हैं। मुस्लिम कहा जाए पहली और आखिरी महिला मुस्लिम शासिका जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में राज किया या शासन किया, ठीक है। तो पढ़ते हैं, रजिया के पतन के बारे में किसने लिखा कि उसके सभी गुण किस काम के? क्योंकि वो स्त्री है, क्योंकि वो स्त्री है तो उसका कोई भी गुण किसी काम का नहीं है। इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं। ये किसने बोला था? मिन्हाजुद्दीन सिराज ने, अमीर खुसरो ने, हसन निजामी ने या इल्तुतमिश ने? तो दोस्तों ये बात कही गई थी मिन्हाजुद्दीन सिराज के। किसने बोली थी ये बात? ये बोली थी मिन्हाजुद्दीन सिराज में, ठीक है। इसकी एक किताब भी है, दो है, तबकीत ए निसारी, तबकीत ए निसारी, वो भी किसके द्वारा रचित है? मिन्हाजुद्दीन सिराज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर
9 है हमारा तबकाते नासिरी किसकी रचना है? अमीर खुसरो की, मिन्हाजुद्दीन सिराज की, गयासुद्दीन तुगलक की या सुबुक्तगीन की? तो दोस्तों अभी हम प्रीवियसली बात कर चुके हैं कि ये पुस्तक जो है वो है मिन्हाजुद्दीन सिराज की, जिसने रजिया सुल्तान को क्या कहा था कि उसके गुण किस काम के अगर वो स्त्री है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अमीर खुसरो ने कुल, दोस्तों यहाँ 7 ना होके 8 होगा, ठीक है। अमीर खुसरो ने कुल 8 सुल्तानों का काल देखा, इनमें से कुछ सुल्तान के काल में वो नहीं था। अमीर खुसरो ने 8 लोगों का शासनकाल देखा था, किसका नहीं था? बलबन कैकुकाबाद का, खुसरो खान शाह का, जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी का, क्यूमर्स का, कुतुबुद्दीन ऐबक का, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर बात की जाए कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो अमीर खुसरो ने सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में उसने उसका समय नहीं देखा था। बाकी बलबन कैकुकाबाद, खुसरो शाह, जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी, क्यूमर्स, है ना, और इसके साथ मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। इन 8 का शासनकाल अमीर खुसरो ने देखा था, यानी कि इनके शासनकाल तक अमीर खुसरो भी यहाँ पे इनके साथ काम कर रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला प्रमुख इतिहासकार माना जाता है कौन? अमीर खुसरो, शियाजुद्दीन बरनी, हसन निजामी या मोहम्मद बिन कासिम? तो दोस्तों वैसे तो अमीर खुसरो भी था जिसने काफी रचनाएं की थी, लेकिन जो प्रमुख इतिहासकार और पहला इतिहासकार था वो था हसन निजामी। इसका पूरा नाम क्या था? सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी, जिसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ताज उल नासिरी। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। अमीर खुसरो किसका शिष्य था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद या शेख सलीम चिश्ती? तो दोस्तों बात की जाए अगर निजामुद्दीन औलिया की, तो ये एक सूफी संत थे। निजामुद्दीन औलिया क्या थे? एक सूफी संत, और इन्हीं का शिष्य था अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो किसका शिष्य था? निजामुद्दीन औलिया का। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। निम्न में से अमीर खुसरो की उपाधियां थी। अमीर खुसरो ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? इन ऑप्शंस में से हमें बताना है। तोताए हिंद, तुर्क अल्लाह, ए और बी दोनों, मतलब तोताए हिंद और तुर्क अल्लाह दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर अमीर खुसरो की बात की जाए तो अमीर खुसरो ने खुद को हिंदुस्तान ए तोता या तोताए हिंद या तुर्का अल्लाह सारी उपाधियां खुद को दी थी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी दोनों ठीक हैं, तोताए हिंद और तुर्के अल्लाह, यानी कि इसके क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, अमीर खुसरो। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी कि हमें यहाँ पे पुस्तकों के नाम दिए गए हैं और रचयिता, इसके रचनाकार दिए गए हैं, हमको ये बताना है कि किसके रचनाकार सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तूतीनामा, जिया नक्शवी, तारीख शाही, नूरुद्दीन मोहम्मद, चचनामा, नियामक उल्लाह और इंशा ए मेहरू, बंदरे चाच। तो दोस्तों अगर बात की जाए तूतीनामा की, तो बिल्कुल जिया नक्शवी ने ही तूतीनामा का रचना की थी, यानी कि हमें तो सही सुमेली चाहिए तो, और आंसर तो हमारे पास आ चुका है। क्या? तूतीनामा की रचना जिया नक्शवी ने की थी। अब बात की जाए अगर तारीख शाही की, तो दोस्तों तारीख शाही की रचना बरनी ने की थी, जो कि फिरोज शाह तुगलक को समर्पित थी। किसको समर्पित थी? फिरोज शाह तुगलक को। इसकी रचना बरनी ने की थी, है ना, और किसको समर्पित थी? ये समर्पित थी फिरोज शाह तुगलक को, ठीक है। और बात की जाए चचनामा की, तो हम लोग अभी बात कर चुके हैं कि इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था अबू काफी ने, है ना, जो कि अरबों द्वारा सिंध आक्रमण की विस्तृत चर्चा करता है, चचनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दिल्ली सल्तनत से संबंधित प्रथम ऐतिहासिक रचना व सल्तनत का प्रथम सरकारी संकलन है। दिल्ली सल्तनत से संबंधित जिसमें
इसके सल्तनत के बारे में सरकारी रूप से रचना या संकलन किया गया है? तो देखते हैं, तबकात नासिरी, ताजुल मासीर, चचनामा, मिफ्ताह उल फुतूह, या ए और बी दोनों, या कोई नहीं। तो दोस्तों अगर बात की जाए तबकात नासिरी की, तो इसकी रचना किसने की थी? मिजारुद्दीन ने की थी। बात की जाए ताज उल मासीर की, तो किसने की थी? हसन निजामी ने की थी। तो दोस्तों अभी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि जो ताज उल मासिर या जो हसन निजामी था, वो पहला सुल्तान या पहला रचनाकार था दिल्ली सल्तनत का। तो उसकी रचना भी क्या हो जाएगी? प्रथम ऐतिहासिक रचना हो जाएगी। और उसकी रचना कौन सी थी? ताज उल मासिर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताज उल मासिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? क्या कहा? हिंदुस्तान का तोता। जो हिंदुस्तान रटता रहता होगा तभी उसने खुद को हिंदुस्तान का तोता बोला, है ना। ऑप्शन पे देखते हैं, कुतुबन, उस्मान, अमीर खुसरो या अमीर हसन। तो यहाँ हम लोग को बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान का तोता अमीर खुसरो ने खुद को बोला था, जिसने तूते हिंद की भी उपाधि खुद को दी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? हिंदी खड़ी बोली का जनक, अमीर खुसरो को, मलिक मोहम्मद जायसी को, कबीर को या अब्दुल रहीम खाने खाना को? तो हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कौन था दोस्तों? अमीर खुसरो ही था, जिसने हिंदी खड़ी बोली का जन्म दिया था, हिंदी खड़ी बोली को। क्वेश्चन नंबर 18 पे मूव करते हैं। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। सबक ए हिंद या हिंदुस्तानी शैली कौन थे? जियाउद्दीन बरनी, अफीक इसामी या अमीर खुसरो? तो सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। काफी कार्य किया था दिल्ली सल्तनत के तहत इन्होंने साहित्य के पक्ष में। सबक ए हिंद, हिंदुस्तानी शैली, हिंदी खड़ी बोली, ये सारी जितने भी आविष्कार थे अमीर खुसरो के द्वारा दिल्ली सल्तनत के लिए किए गए थे। तो होप आप सभी ये क्वेश्चंस लाइक कर रहे होंगे। ऐसे ही लाइक करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए हमारे साथ। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, कुछ कथन दिए गए हैं और बताना है सही उत्तर। ठीक है, पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस, क्या नाम दिया गया है? किताब ए नौरस, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। सेकंड है, भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता कौन थे? अमीर खुसरो थे। तो दोस्तों अगर बात की जाए कि किताब ए नौरस की रचना इब्राहिम आदिल शाह द्वारा की गई थी, तो ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है। बात की जाए ऑप्शन नंबर 2 की, भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे, तो ये भी ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों सही है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी जो है वो एकदम सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। किसका? अपभ्रंश का। देखते हैं, राजपूतों में से जातिच्युत लोगों को इंगित करने के लिए, यानी कि जाति से हटाए गए लोगों को इंगित करने के लिए, वैदिक कर्मकांडों के त्याग को इंगित करने के लिए, ऑप्शन सी, कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए, कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए, और लास्ट है हमारा ऑप्शन संस्कृतेतर छंदों को इंगित करने के लिए। तो बात करते हैं अगर अपभ्रंश शब्द की, तो दोस्तों पतंजलि के द्वारा ये कहा गया था कि जब लोक प्रयोग में संस्कृत का अलग अलग रूप प्रयोग होने लगा तो इसको अपभ्रंश कहा गया। क्या कहा गया? अपभ्रंश कहा गया। इसके तहत ये भी कहा जाता है कि उत्तर भारत में जितनी भी बोलियों का कहीं ना कहीं निर्माण हुआ वो अपभ्रंश के ही तहत हुआ। तो इसका मतलब ये बोलियों या भाषाओं से संबंधित शब्द है। इसके हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर सी सही होना चाहिए। और यस, क्वेश्चन नंबर सी ही ठीक है।
कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए अभ्रंश शब्द का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों हम लोगों के साहित्य बेस्ड सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, इनमें से कौन से वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण की संकल्पना प्रस्तुत की थी? ऑप्शंस है हमारे एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक या लीनियस। तो दोस्तों अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करिए और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो इस पे कॉल करके सारी जानकारी, सारी डिटेल्स आपको मिल सकती हैं। होप यू लाइक द सेशन, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।